दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सोवियत यूनियन कैसे बिखर गया, सोवियत यूनियन की विशेषता, सोवियत प्रणाली की विशेषता जानेंगे कि सोवियत यूनियन कैसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश था, उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ थी। इसके अलावा इस चैप्टर में हम जानेंगे शॉक थेरेपी क्या थी। इसके अलावा जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें संघर्ष और तनाव क्यों आ गए। ये सारी की सारी कंडीशन ना इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चीज़, जो सोवियत यूनियन है वो क्यों टूटा, तो उससे पहले आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है चैप्टर के परिचय में एक दीवार दिखाई गई है, बर्लिन की दीवार। जो बर्लिन की दीवार है ना वो 1961 में बनाई गई थी। ये पूरे 150 किलोमीटर लंबी थी और इसने ना जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा जर्मनी का हो गया पूर्वी जर्मनी, एक हिस्सा जर्मनी का हो गया पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के साथ था और पश्चिमी जर्मनी पर नियंत्रण था ये पश्चिमी ताकतों का, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्होंने कह दिया था कि भाई हम जर्मनी को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और बर्लिन की जो दीवार है वो पूरे के पूरे 28 वर्षों तक खड़ी हुई थी। उसको 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। वहाँ की जनता ने गिराया उस दीवार को, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की जनता ने उस दीवार को गिरा दिया। उसके बाद बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के अंत का प्रतीक मानी जाती है। बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में 9 नवंबर। उसके बाद एक साल बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया 1990 में। उसके एक साल बाद आप जानते हो सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्लियर। अब इससे पहले हम जानते हैं कि जो सोवियत संघ था उसकी विशेषता क्या थी। सबसे पहले सोवियत संघ की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी, 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने इनकी स्थापना करी थी। जो सोवियत प्रणाली है वो समाजवाद से प्रेरित थी और पूंजीवाद के खिलाफ थी। ये समाजवाद को मानती थी और पूंजीवाद का विरोध करती है। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो समता मूलक समाज को मानती थी। एक समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ पर संपत्ति का न्याय उचित बंटवारा होना चाहिए। ये जो आपको पता है कि सोवियत प्रणाली में एक विशेषता थी, सोवियत प्रणाली का जो सेंट्रल पॉइंट था या केंद्रीय बिंदु था वो था एक पार्टी का शासन, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। यहाँ पर विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई भी अपोजिशन पार्टी चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा अब सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी। सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन की अब उतनी बड़ी हैसियत नहीं रह गई जितनी उनकी पहले थी। जितने वो शक्तिशाली पहले माने जाते थे ना फ्रांस और ब्रिटेन, विश्व युद्ध के बाद वो कमज़ोर हो गए। अब फ्रांस और ब्रिटेन कमज़ोर हो गए, तब सोवियत यूनियन दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेज़ी से एक उभरती हुई महाशक्ति बनता जा रहा था। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सोवियत यूनियन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी थी इस समय, ठीक है। और सोवियत यूनियन ने कई सारे देशों को भी अपने समर्थन में शामिल कर लिया था, क्योंकि पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों को, जो पूर्वी यूरोप है उसके अधिकतर देशों को सोवियत संघ ने, पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों को सोवियत संघ ने फासीवादी और नात्सी विचारधाराओं से स्वतंत्र करवाया था। यह आप जान सकते हो इटली के उपनिवेश से और जर्मनी के उपनिवेश से स्वतंत्र करवाया था। सोवियत संघ 15 देशों को मिलकर बना था। जो सोवियत संघ था वो पूरी तरीके से 15 देशों को मिलकर बना था और इन 15 देशों में सोवियत संघ की तरह ही साम्यवादी विचारधाराओं को माना जाता था और इसमें शामिल देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया, जो सोवियत संघ में शामिल देश थे। सोवियत संघ की जो एक अच्छाई थी वो ये थी, शुरुआत में सोवियत संघ में बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सोवियत संघ का आधारभूत ढांचा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इकोनॉमिकल कंडीशन, और शुरुआत में सोवियत संघ अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता था। ये इसकी अच्छाई थी। इसके अलावा सोवियत संघ के पास विश्व की बड़ी मात्रा में लोहा, प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में थे, जो उसकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी के लिए ये हमने उसकी विशेषता सुनी कि इतना शक्तिशाली था सोवियत संघ। लेकिन हमने ये देखा इसकी प्रणाली में ही कुछ दोष भी थे। सबसे बड़ा दोष इसकी प्रणाली में यह था कि विपक्षी दल के लिए कोई स्थान नहीं था। विपक्षी दल के लिए कोई स्थान नहीं था, ठीक है। जब विपक्षी दल के लिए कोई स्थान नहीं था तो इसके अलावा आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पॉइंट ये था, अब विपक्षी दल के लिए कोई स्थान नहीं है
तो आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं थी, नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं थी। अब नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है, आप सरकार के प्रति, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो सोवियत संघ जो है वो विघटन की स्थिति में आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को आप एक साथ जोड़ दो, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, दोनों को एक साथ हम मर्ज कर सकते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के उत्तराधिकारी या सोवियत संघ के ये जब राष्ट्रपति बने थे मिखाइल गोर्बाचेव, तब सोवियत संघ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस समय तक सोवियत संघ जो है उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और यही वो टाइम था जब सोवियत संघ की इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अर्थव्यवस्था इस समय सोवियत संघ की ना काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ चुकी थी, और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है ये जब धीमी पड़ी थी तो 1970 के दशक तक, 1970 के दशक आते तक सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे मुरझा गई। मतलब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगी। अर्थव्यवस्था आपकी पिछड़ जाएगी तब आप, जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था पिछड़ेगी। इसके अलावा सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई सारे देशों को आज़ाद भी करवाया था, तो पूर्वी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका भी आर्थिक वहन इसे ही करना पड़ेगा, आर्थिक खर्चा। और सोवियत संघ के विघटन का एक सबसे बड़ा जो कारण था वो था अफ़गान संकट। जो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण था अफ़गान संकट, एक माना जाता है एक सोवियत संघ के विघटन का जो कारण है अफ़गान संकट। ठीक है, अफ़गान संकट क्या था? देखो, अफ़गान संकट को आप इस वे में लो, 1979 में सोवियत यूनियन ने ना अफ़गानिस्तान में अपनी सेना तैनात कर रखी थी पहले से ही, लेकिन 1979 से अब आप किसी भी देश में आपने सेना तैनात कर रखी तो सेना का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, आप सेना का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो सेना के लिए बहुत खर्चा हो रहा था। इसके अलावा जो सोवियत संघ के अंदर कई सारी राष्ट्रीयता थी, कई सारे जो देश थे वो भी विरोध करने लगे कि भाई वहाँ पर सेना क्यों तैनात कर रखी है। ठीक है, वो क्योंकि उन देश के नागरिकों को भी भर्ती किया गया था सेना में, ये विरोध किया जाने लगा। इसके अलावा जो था उस समय अमेरिका जो था, जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में सेना तैनात कर रखी थी तो अमेरिका मुजाहिदीनों से मिला हुआ था, जो अफ़गान में सोवियत संघ का साम्यवादी शासन नहीं चाहते थे। और अमेरिका ने ना इन मुजाहिदीनों को ना स्टैगनर गन दी कि आप क्या करो, सोवियत यूनियन को ना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ। जितना ज़्यादा सोवियत यूनियन को नुकसान पहुँचेगा उतना ज़्यादा अमेरिका को फ़ायदा होगा, ये पिछड़ता चला जाएगा। और सोवियत संघ के विघटन का एक कारण था ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिका का राष्ट्रपति था ट्रूमैन, उसका सिद्धांत भी सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जब सोवियत संघ के बारे में ना ये क्या करते थे, एक दूसरे देशों की जासूसी करवाते थे, तो ट्रूमैन ने क्या करा कि अपना ना रक्षा बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, मिसाइल वगैरह में स्टार्स प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट कर दिए कि हम अपने अंतरिक्ष में सोवियत संघ से आगे निकलने की होल्ड बेच के इन देशों में कि हम सोवियत संघ से आगे निकलेंगे। तो उन्होंने अपना जो बजट है इन सारी चीज़ों पे वो बढ़ा दिया। उसको पता चल गया भाई सोवियत संघ की तो अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, तो बजट बढ़ा दूँ मैं अपना। उसने बजट इधर से बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी पहले से पिछड़ी हुई है, आप और लगाओगे तो आप और पिछड़ते चले जाओगे। और एक कारण और भी था कि सोवियत संघ में 15 देश जरूर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकार रूस को ही था। 15 देश जरूर थे लेकिन सबको समान अधिकार नहीं थे, सारा अधिकार रूस के पास ही था। तो इसके कारण वहाँ के देशों में भी नाराजगी थी। इसके अलावा सोवियत संघ जो था ये पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहा था। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ पिछड़ रहा है, तो उसके अंदर जो 15 देश हैं तो वो भी चाहेंगे ना कि भाई साम्यवादी अर्थव्यवस्था से हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो वो देश भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ते जाएंगे। जब उनको पता चल गया भाई साम्यवादी अर्थव्यवस्था से हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा है वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा सोवियत संघ ने अपना अधिकतर पैसा परमाणु पर और सैन्य औजारों पर लगा दिया था, एक कारण ये भी बहुत बड़ा था। इसके अलावा कुछ लोग मिखाइल गोर्बाचेव की नीति को भी सोवियत संघ के अंत का प्रतीक मानते हैं। वैसे मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी वो कई मायने में सही भी थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव को लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हमें खुलापन अपनाना चाहिए, उद्योग धंधों को स्वतंत्रता देनी चाहिए और हमें दोबारा से ना पुनर्गठन अपनाना चाहिए। जो उसने 2 नीतियाँ चलाई, पेस्टोराइका और ग्लासनर, लेकिन वो बहुत देरी हो चुकी थी जब उसने ये नीतियाँ चलाई थी। इसके बाद अब सोवियत संघ जो था वो धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया और कई सारे देशों ने ना विरोध करना स्टार्ट कर दिया।
सोवियत संघ से विरोध का स्टार्ट पोलैंड ने भी कर दिया था। पोलैंड ने भी साम्यवादी सरकार के खिलाफ विरोध वगैरह स्टार्ट कर दिया था, जो हमारी इस बुक में नहीं है, लेकिन हम उसे मेंशन कर सकते हैं। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उनके शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत आ गया कि ट्रूमैन ने अपना ज़्यादा रक्षा बजट वगैरह लगा दी और इसमें असमान प्रतिनिधित्व था। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो जनता तो विरोध करेगी, सबसे बड़ा है ना। क्योंकि सोवियत संघ में आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। आप अगर सरकार की आलोचना नहीं करते तो एक तरीके से तानाशाही हो गया ना, कि कोई भी कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना नहीं होगी, तो एक तानाशाही प्रक्रिया हो गई। तो वहाँ के लोग भी अलग होने के लिए आतुर थे कि भाई हम अलग होना चाहते हैं। तो इसके कारण सोवियत संघ जो था वो 1991 में टूट गया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर रूस एक देश था, उसका एक नेता था जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। वो भी अलगाव के पक्ष में था कि भाई स्वतंत्र होने चाहिए देश। तो बोरिस येल्त्सिन रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति भी बना था, बोरिस येल्त्सिन। और 1991 में हमने सोवियत संघ को देखा कि सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका भी लगभग 73 सालों से ज़्यादा शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, एक ही दल का प्रभुत्व था वहाँ पर। यहाँ तक हमारा हो गया कि भाई हमने सोवियत संघ का विघटन देख लिया। अब हम देखते हैं, अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब विघटन के परिणाम क्या हुए। अब मान लो कोई भी देश जब टूटता है, विघटन के परिणाम में उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ ये देखेंगे हम। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव, आपको पहले पता था कि इस समय क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था ना, शीत युद्ध। जब दो महाशक्ति में से एक हट गई तो युद्ध समाप्त, एक जीता हुआ माना गया। अमेरिका जो है, अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गई, क्योंकि एक देश तो हट गया। मैच में भी है ना, एक देश अगर हट गया तो एक ही देश जीत गया, मान लें हमने उसकी जीत मान ली, तो विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया, एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसके अलावा शीत युद्ध का अंत, हथियारों की होड़ की समाप्ति, ठीक है, 15 नव स्वतंत्र राज्यों का गठन, क्योंकि जो 15 देश थे वो सोवियत संघ से अलग हो गए, तो 15 देश बन गए, 15 नव स्वतंत्र राज्यों का गठन। और उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया बाद में, जिसे CIS कहा गया। ये कुछ ना न्यूली ऐड टॉपिक हुए हैं, उन्हें मैं अलग क्लास में कराऊंगा, न्यू टॉपिक अलग विषय में। CIS बनाया गया 1991 में। इसके अलावा जो देश वार्सा से टूटे थे, जो देश वार्सा पैक्ट से अलग हुए थे ना, वो नाटो के सदस्य और यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। क्लियर। अब हम इसके बाद आते हैं, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे नाम दिया गया है शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी जिसे नाम दिया गया है, इसे ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। देखो ये एक शॉक थेरेपी था क्या, देखो इनके जो देश थे सोवियत संघ के विघटन के बाद इनकी ना आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये जितने भी देश थे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मध्य एशिया के, रूस और पूर्वी यूरोप के देश। तो ये देश ना धीरे धीरे ना पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे। और इसी समय ना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक मॉडल पेश किया गया था। उस मॉडल का नाम था शॉक थेरेपी, जिसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना, चोट पहुंचाकर मलहम लगाना। ठीक है, शॉक थेरेपी जो है ये एक तरीके से, पहले सोवियत संघ में सारा का सारा काम कैसे होता था, पहले सोवियत संघ में एक नियम बनाए गए थे कि सब चीज़ पर, जितने भी इंडस्ट्री है, उद्योग है, उन सब पर सरकार का नियंत्रण होगा। अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई, अब इसका कर दिया गया निजीकरण, मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दिए गए। अब सबको उनकी ज़मीन का मिल्कियत भी दे दिया गया। मिल्कियत मतलब आप अपनी ज़मीन के खुद मालिक हो, आप निजी संपदा रख सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सोवियत संघ में सामूहिकरण था, जितने भी लोग थे ना वो मिलकर खेती करते थे, जितने भी लोग थे वो मिलकर खेती करते थे, और जितनी भी खेती होती थी उसे आपस में बांट सकते थे, बांट लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, निजीकरण हो गया, तो ये ज़मीन आपकी, ये ज़मीन आपकी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा शॉक थेरेपी से इन देशों को लगा कि इनका आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा, क्योंकि अपनी ये मुद्रा को बदल सकते हैं, मुक्त व्यापार की नीतियाँ अपना सकते हैं। किसको अपना सकते हैं, मुक्त व्यापार की नीतियों को अपना सकते हैं। और इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापार करने भी शुरू कर दी। क्लियर, ये हुआ, ये तो शॉक थेरेपी थी। अब इसके परिणाम क्या हुए, शॉक थेरेपी से सोवियत यूनियन के जितने भी साम्यवादी देश शामिल थे ना शॉक थेरेपी में, जिन्होंने जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे,
उन देशों को फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ शॉक थेरेपी से। क्योंकि शॉक थेरेपी से ना कई सारी कमियां आ गई। पहले शॉक थेरेपी के कारण रूस के 90% से ज़्यादा उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया गया, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है कि विश्व की गैराज सेल किसे कहा जाता है, तो इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया गया। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई। अब नई आर्थिक नीतियाँ अपनाने के कारण जो सरकार पहले लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करती थी, अब वो सारे जन कल्याण बंद हो गए। क्योंकि पहले उद्योग धंधों को सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता था, अब उसे निजी कंपनियों के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अब जब भी प्राइवेटाइजेशन किसी देश में हो जाता है तो वहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, पूरे बैंक वगैरह दिवालिया हो गए। सोवियत यूनियन के जितने भी बैंक वगैरह थे उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा शॉक थेरेपी के कारण। ठीक है, अब शॉक थेरेपी में एक और विशेषता थी। शॉक थेरेपी में क्या हुआ कि राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया और संसद को कमज़ोर कर दिया गया। अब किसी भी देश में राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया जाएगा और संसद को कमज़ोर कर दिया जाएगा तो उस देश का राष्ट्रपति जवाबदेही नहीं होगा, क्योंकि भाई संसद कमज़ोर है। किसी भी देश में संसद क्या है? संसद सरकार को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है जो सरकार को कंट्रोल करती है संसद। क्लियर? जब भी लोगों को, जितने भी व्यक्ति थे उनको ज़मीन का मिल्कियत दे दी गई तो उन्होंने अपनी ज़मीन को बहुत कम कीमतों में बेच दिया, जिससे माफिया वर्ग का उदय हो गया। शॉक थेरेपी के कारण कई सारे बैंक दिवालिया हो गए, कई सारे जो बैंक थे वो बंद हो गए, कालाबाजारी बढ़ गई। शॉक थेरेपी के कारण क्या बन गई? कालाबाजारी बढ़ गई, ब्लैक होर्डिंग होने लगी। इसके अलावा शॉक थेरेपी के कारण रूबल मुद्रा में भी गिरावट आ गई। ये पूछा जा सकता है रूबल किसकी मुद्रा है? सोवियत संघ की मुद्रा है या आज की डेट में रूस की मुद्रा है? मुद्रास्फीति में वस्तुओं की ना जो पैसे हैं उनकी कीमत घटा दी जाती है, वैल्यू घटा दी जाती है रुपये वगैरह की, जो आपकी करेंसी है। तो ये सारे के सारे शॉक थेरेपी के परिणाम थे और शॉक थेरेपी के कारण इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब होने लगी। 1989 में इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन किसी भी देश की 10 साल बाद इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ती है ना, तो जो 1989 में सोवियत यूनियन की या इन साम्यवादी देशों की इकोनॉमी थी 1999 में वो और घट गई, क्योंकि सामूहिक खेती वाली प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, अब समाज कल्याण की व्यवस्था भी सारी समाप्त कर दी गई और शॉक थेरेपी के कारण अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ गई। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। क्लियर? अब इसके बाद हम जानते हैं कि आपको पता है 2000 के बाद रूस और इनके आसपास के देशों की इकोनॉमिकल कंडीशन सही होने स्टार्ट हुई। क्यों? आपको पता है ये जो देश हैं, रूस के आसपास के जितने भी देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, यूक्रेन, ये मध्य एशिया के देश हैं और इन देश में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक गैस यहाँ पर बड़ी मात्रा में, जिनसे इनकी इकोनॉमी 2000 से फिर से बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्लियर? हमारा शॉक थेरेपी में यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम टॉपिक जो है हमारा वो है संघर्ष और तनाव, दूसरे चैप्टर का। आपको पता है कि जो सोवियत संघ है या जिसे हम USSR कहते हैं, ये उस हिस्से में पड़ता है वर्ल्ड के, उस हिस्से में जो हमेशा से कन्फ्लिक्ट का एक रीज़न रहे हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसे इलाके जहाँ पर हमेशा से ही लड़ाई वगैरह हुई है। विश्व के कई सारे देशों की इनमें नज़र रही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी यही देश थे। बाल्टिक वगैरह रीजन है यहाँ पर। और यहाँ पर ना सोवियत संघ के विघटन के बावजूद इनके देशों में काफ़ी ज़्यादा अलगाववादी आंदोलन चालू हो गए। सोवियत संघ से अलग होने के बावजूद जो सोवियत संघ से देश अलग हुए थे, उन्हीं देशों के बाद में कई सारे टुकड़े हो गए जो देश सोवियत संघ से अलग हुए थे। रूस के भी 2 गणराज्य जो है चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पर सबसे पहले अलगाववादी आंदोलन हुए, जिन्हें मास्को के द्वारा या सेना के द्वारा गैर मानवाधिकार तरीक़ों से दबाया गया, क्योंकि मिलिट्री के द्वारा दबाया गया उन लोगों को। इसके अलावा आपको पता है मध्य एशिया का एक देश है तजाकिस्तान, उसमें 1991 से लेकर 2001 तक गृह युद्ध चला। ठीक है। इसके अलावा अजरबैजान का एक शहर है जिसका नाम है नगरोनो कराबाख। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो खुद को अर्मेनिया से मिलाना चाहते हैं। अजरबैजान से अलग होकर खुद को अर्मेनिया में मिलाना चाहते हैं। इसके अलावा
सोवियत संघ में एक देश हुआ करता था जिसका नाम है जॉर्जिया। वो भी चाहता था कि भाई उसकी वो भी 2 हिस्से बनना चाहता था, लेकिन वो अलग नहीं हुआ जॉर्जिया। ठीक है, अब आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया आपको पता है सोवियत संघ के विघटन के बाद यूगोस्लाविया 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। यूगोस्लाविया 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, इन 3 हिस्सों में विभाजित हो गए। ये 3 और देश बन गए जो यूगोस्लाविया से अलग हुए थे। इनमें सबसे शांति से अगर कोई देश अलग हुआ या वो 2 हिस्सों में बटा तो एक ही देश था जिसको हम चेक रिपब्लिक कहते हैं, चेक और स्लोवाकिया, जिसको पहले कहा जाता था चेकोस्लोवाकिया। ये शांतिपूर्वक 2 हिस्सों में बट गया था। एक को आज की डेट में चेक गणराज्य कहा जाता है, दूसरे को स्लोवाकिया कहा जाता है, शांतिपूर्वक तरीके से। और आपको पता है कि ये जो हिस्सा है ये विश्व के लिए एक क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये हिस्सा अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि जितने भी खनिज तेल आते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आए। इस इलाके में बड़ी मात्रा में लो एश, आयरन एंड स्टील इन इलाकों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा अब इन देशों में जब इतने ज़्यादा संसाधन हैं, किसी भी देश में अगर इतने रिसोर्स होते हैं ना, तो विश्व के जो अमीर देश होते हैं वो इन देशों पर ना अपनी ताक जड़ाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं ना कि अगर इन देशों से हमारा ट्रेड हो गया तो हम इसका लाभ सबसे ज़्यादा उठा सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश जो थे उसमें ध्यान देने लगे, क्योंकि इन इलाकों में कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ाने में पश्चिमी यूरोप के देशों का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? पश्चिमी यूरोप के देश एक दूसरे को समर्थन करने लग गए, पूर्वी यूरोप के देशों को या मध्य एशिया के देशों को, कि आप हमारे साथ ट्रेड करिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। क्योंकि व्यापार के लिए, क्योंकि विश्व जो है वो व्यापार से ही जीतता है, तो इन देशों ने व्यापार के लिए इन कंट्रीज़ को बोला कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप अपने संसाधनों को नियंत्रित करने का अधिकार हमें दे दें, क्योंकि हम रिफाइनरी करेंगे, उसकी कोयला पेट्रोलियम वगैरह हम निकालेंगे वहाँ से और आपको भी हम पैसा देंगे। जब जाहिर सी बात है वो कोई देश किसी दूसरे देश में जा रहा है तो फ्री में नहीं जाएगा, तो वो धीरे धीरे उस देश को अपनी अर्थव्यवस्था की ओर खींचेगा और बोलेगा कि वहाँ की सरकार को लालच देगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय नियम इस प्रकार से बनाएं ताकि जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें हो। क्योंकि कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जीती है, उसका सरकार से कोई लगाव नहीं है, आपकी जनता से भी उसे कोई लगाव नहीं है, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट। इसलिए अमेरिका जैसे देशों ने भी यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अपने हवाई अड्डे वगैरह भी स्थापित कर लिए, सेना वगैरह के लिए ज़मीनें भी खरीदी इन इलाकों में। इसके बाद आप जानते हैं 9/11 की घटना के बाद, जब 9/11 की जो घटना थी 11 सितंबर 2001 की घटना, जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि ज़िंदगी में 3000 नागरिक अमेरिका कभी नहीं मारे गए थे, इस घटना में मारे गए थे। तो अमेरिका को ना इनके आसपास के ना देशों में शक था, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह हो गए, तो अफ़गानिस्तान जैसे वगैरह देशों में अमेरिका को शक था। तो अमेरिका ने ना 9/11 के बाद इन इलाकों में अपने सैनिक ठिकाने बनाने स्थापित कर दिए कि यहाँ पर उसके सैनिक ठिकाने होंगे। और आपको पता है कि उसने इन देशों को भी अपनी विदेश नीति में शामिल करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? और इस इलाकों पर चीन की भी हमेशा ताक रहती है, क्योंकि आपको पता है चीन भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसमें मध्य एशिया के अधिकतर देश शामिल है। इंडिया भी अब उसका परमानेंट मेंबर बन चुका है। SCO का एक संगठन है, ठीक है, तो उसका सदस्य अब इंडिया भी बन चुका है। तो चाइना से तो ऊपर ही है ये देश, चाइना भी इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए काफ़ी आतुर रहता है। टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। इस टॉपिक को हम 2 हिस्सों से कर सकते हैं। एक में हम केवल रशिया के बारे में जानेंगे, केवल रशिया के बारे में, और एक में हम जानेंगे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ जो भारत के संबंध थे। आपको पता है सोवियत संघ और भारत के जो संबंध थे वो मल्टी डायमेंशनल थे, मतलब बहुपक्षीय थे। कई मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया है, जबकि सोवियत संघ हमारा सबसे अच्छा मित्र रहा है शीत युद्ध के टाइम में भी। पहले हम बात करते हैं आर्थिक इकोनॉमिकल वे में। आपको पता है भारत की जो कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो सरकारी कंपनियां वगैरह है, उसकी स्थापना
सोवियत संघ की मदद से हुई है, जब भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। सोवियत संघ की मदद से बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम जैसे कई सारे आयरन एंड स्टील प्लांट स्टैब्लिश किए गए। इसके अलावा भेल की स्थापना भी सोवियत संघ की मदद से ही हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना भी सोवियत संघ की मदद से हुई थी। और आप लोगों को जैसा कि पता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। लेकिन जब भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम मानकर भारत के साथ व्यापार किया। अब राजनीतिक पॉलिटिकल रिलेशन, आपको पता है सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पे भारत का समर्थन किया है। कश्मीर इशू पे सोवियत संघ भारत के समर्थन में था। इसके अलावा सोवियत संघ ने 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने जहाज़ भेज दिए थे, इस तरफ से सोवियत संघ ने भी भारत की मदद के लिए अपने जहाज़ हिंद महासागर के पास भेज दिए थे। उसी को देखकर अमेरिका जो था वो वापस चला गया था। तो इसमें सोवियत संघ ने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और 1971 में भारत और सोवियत संघ ने एक ट्रीटी पर भी साइन कर लिया था। 20 सूत्रीय नीति पर 20 सूत्रीय नीति नहीं है, कुछ 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर साइन कर लिए थे इंदिरा गांधी ने। क्यों? क्योंकि उस समय भारत को भी चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महाशक्ति भारत के साथ भी हो। इसके अलावा सैन्य संबंध जो सबसे बड़ी है, आपको पता है कि सैन्य टेक्नोलॉजी है, उसके लिए आज भी हम सोवियत यूनियन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं, या सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी रशिया के ऊपर। हम पहले, आज से 2-3 साल छोड़ दिए जाएं तो पहले सबसे ज़्यादा हथियार सोवियत यूनियन से ही खरीदते थे, ठीक है। और कई सारे युद्ध अभ्यास भी हमने सोवियत संघ के साथ संयुक्त रूप से करे हैं, और हमारी सेना के कई सारे साजो सामान भी सोवियत संघ से ही आए हैं। अब संस्कृति में बात करते हैं हम, सोशल और कल्चरल वे में, तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। भारत के लेखक और सोवियत संघ के लेखक एक दूसरे देशों की यात्रा करते रहते हैं। और तजाकिस्तान में तो यहाँ तक कि कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर वो हिंदी पिक्चरें देखना पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम रशिया के साथ बात कर लेते हैं। रशिया और भारत, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है रूस और भारत, इन दोनों का ही मानना है कि जो विश्व है, विश्व इस प्रकार का होना चाहिए, बहुध्रुवीय। विश्व में कोई एक महाशक्ति नहीं होनी चाहिए, विश्व में कई सारी महाशक्तियाँ होनी चाहिए। विश्व में कई सारी महाशक्तियाँ होनी चाहिए। अगर विश्व में एक महाशक्ति होगी तो विश्व जो है एक तरफा हो जाएगा, जिसके कारण भारत और सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी संधियों में साइन कर रखा है। SCO में कौन शामिल है? भारत भी शामिल है और रशिया भी शामिल है। ब्रिक्स में भारत भी शामिल है और रशिया भी शामिल है। इसके अलावा रशिया ने भारत के साथ 2001 में 80 बायलैटरल ट्रीटी पर साइन किए थे, द्विपक्षीय समझौते पर साइन किए थे। इसके अलावा रशिया भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा करवाता है। जैसे आपको पता है, अगर भारत को खनिज संसाधनों की कमी जो है ईरान वगैरह से पूरी नहीं हो पाती, तो रशिया भी भारत को ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सूचना वगैरह और हर समय में भारत के साथ खड़ा रहता है रशिया हमेशा। तो रशिया का तो ये भी मानना है कि युद्ध में भी वो रशिया हमेशा भारत के साथ शामिल रहेगा। और भारत भी, आपको पता है, मध्य एशिया के जो देश हैं उसमें भारत भी आज की डेट में एक उभरती हुई महाशक्ति है। मध्य एशिया के देशों के लिए भारत भी कई प्रकार से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में वो पावर है। भारत इतना विकासशील देश है, धीरे धीरे और विकसित की ओर बढ़ता जा रहा है। और कई सारे जो देश हैं मध्य एशिया के देश, वो भारत के साथ ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति माना जाता है। तो ये देश भी जो मध्य एशिया के देश हैं वो भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो भी भारत को कई सारे मुद्दों पर समर्थन करते हैं। आपको पता है कि कई मुद्दे पर, जैसे इस्लामिक देश के संगठन है, इस्लामिक देश में पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इस्लामिक देशों के संगठन में भारत को भी बुलाया गया था। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों, इस 30 मिनट की वीडियो में हमारा दूसरा चैप्टर जो है दो ध्रुवीयता का अंत पूरा फिनिश हो चुका है। आप इस वीडियो को पूरी सुनें।
आपके कोई भी डाउट नहीं बचे।